हेलो दोस्तों, डर की रात यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए फॉरेस्ट रेंजर की कुछ डरावनी, सच्ची और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आया हूँ। तो अपने हेडफोन्स लगाइए और खो जाइए इन कहानियों में। मैं अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा ईस्ट टेनेसी में ही रहा हूँ। बचपन से ही बूढ़े लोग जंगल में अजीब अजीब प्राणियों की कहानियाँ सुनाया करते थे। मैं भी बाकी बच्चों की तरह सोचता था, ये कहानियाँ सिर्फ इसलिए बनाई गई हैं ताकि हम बच्चे गहरी खाइयों में ना गिरें या घने जंगलों में खो ना जाएं। फिर भी जब हवा से पेड़ों की डालियां मेरे कमरे की खिड़की से टकराती थीं, जो सीधे जंगल की तरफ खुलती थी, मैं कंबल सर के ऊपर तक खींच लेता था। बड़ा हुआ तो मुझे इन रहस्यमयी प्राणियों की कहानियों ने खींचना शुरू कर दिया। यहाँ के लोग सिर्फ बिग फुट की बात करते हैं जैसे वो कोई लोकल सेलिब्रिटी हो। बाकी क्रिप्टिड्स को या तो नज़रअंदाज कर देते हैं या छोटा बता देते हैं। मुझे नहीं पता क्यों, जबकि लाखों एकड़ घना अनछुआ जंगल पड़ा है, वहाँ कुछ भी छिपकर आराम से रह सकता है। मैं तो चुपके चुपके डॉगमैन का फ़ैन हूँ। हाई स्कूल ख़त्म होते ही मेरा एक सपना था, पार्क रेंजर बनना। कहाँ मिलेगा ऐसा काम जहाँ आप हर दिन खतरनाक से खतरनाक नेचर के बीच में रहें। मेरे पास दर्जनों कहानियाँ हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा याद दिलाती है वो 2-3 साल पुरानी है। अक्टूबर की शुरुआत थी। मैं क्लिकमैन्स डो डोम तक ट्रैकिंग कर रहा था। शरद ऋतु में वहाँ का नज़ारा देखने लायक था, जैसे प्रकृति ने रंगों की आतिशबाजी छोड़ी हो। उस दिन मैं पेट्रोलिंग पर था जब कॉल आई। कॉल फंटाना झील के पास के केबिन से थी। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मुझे एक औरत मिली। उसका पति, बेटा और उसके पति का भाई मछली पकड़ने गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। मैंने गाड़ी और नाव का नंबर, नाम, हुलिया सब कुछ नोट किया और वुल्फ क्रीक की तरफ चला गया। फ्लैट ब्रांच तक गाड़ी पहुंचाई। वहां 3 ट्रक खड़े थे, 2 के साथ खाली बोट ट्रेलर। एक ट्रक वही था जो औरत ने बताया था। मैं नदी किनारे गया, लेकिन वहां पर मुझे कोई नहीं मिला। पास के घर में पूछा तो एक आदमी बोला कि कल मैंने भी मछली पकड़ी थी, आपकी बताई बोट देखी। 2 आदमी और एक लड़का यहाँ पर आए हुए थे जो कि पश्चिम की तरफ गए थे। मैंने पूछा, बोट से वुल्फ क्रीक तो छोड़ सकते हो? लेकिन मेरा इतना ही पूछना था कि उसका चेहरा अचानक से पत्थर हो गया। वो बोला, मैं नदी तो पार कर दूंगा, लेकिन वुल्फ क्रीक तक नहीं जाऊंगा। मिला। खैर, मुझे जो मिला मैंने वो ले लिया। नदी पार करके उस आदमी ने तुरंत बोट मोड़ी और भाग गया। खैर, मैंने बैग उठाया और नदी किनारे किनारे चल पड़ा। 1 मील चलने के बाद एक बोट किनारे पर बंधी मिली। ये वही बोट थी। फिर मैं कैंप साइट तक पहुंचा तो मेरी सांसें ही रुक गई। 2 टेंट अंदर लगे थे, दोनों के अंदर से जैसे किसी ने पंजे और नाखून मारकर फाड़ दिया हो। टेंट पूरी तरीके से फटा हुआ था, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और एक दूसरे टेंट में सिर्फ खून की छींटें थी। पास में ही एक नोटबुक पड़ी थी। मैंने वो नोटबुक उठाई और पढ़ना शुरू किया। आज 3 अक्टूबर है। हम अपनी ईयर की फिशिंग ट्रिप पर निकले। मम्मी नाराज थी, लेकिन हमने कहा कल तक लौट आएंगे। बोट लॉन्च तक लंबी ड्राइव थी। डैडी ने इलाके की क्रिप्टिड कहानियां सुनाकर मुझे डराने की कोशिश की, लेकिन मैं जानता था कि वो मजाक कर रहे हैं। अंकल रोजर बोट खोलते वक्त लगभग पानी में ही गिर गए थे। हमने खूब मजे लिए। वुल्फ क्रीक के पास अच्छी मछलियां मिली। अंकल ने 3, मैंने 2 पकड़ी। डैडी की हुक पर एक बहुत बड़ी थी, लेकिन वो छूट गई। रात होने लगी तो डैडी बोले, ये पुराना कैंप साइट है, हम लोग वहीं रुकते हैं। लेकिन वहाँ कोई नहीं था, लेकिन वो थोड़ा अजीब था। रात को डैडी ने मुझे डराने की कोशिश की। मैं जागा तो टेंट के बाहर जोर जोर से जमीन खोदने और गुरगुराने की आवाज़ आ रही थी। मैं जानता था डैडी और अंकल मजाक कर रहे हैं। मैंने लाइट भी नहीं जलाई, बस करवट बदलकर सोने की कोशिश की। जब सुबह बाहर निकला तो कैंप उजड़ा पड़ा था। अंकल ने मुझसे पूछा कि कल रात तुमने कुछ सुना? मैंने कहा, हाँ, शायद कोई जानवर था। लेकिन जब हमने दूसरा टेंट देखा तो डैडी नहीं थे। हम लोग डैडी को इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन डैडी नहीं मिल रहे थे। दोपहर हो गई, डैडी नहीं आए। मैं डरने लगा। हम लोग जंगल में ढूंढने निकले, घंटों भटकते रहे। सूरज डूबने लगा तो हम वापस लौटे, लेकिन डैडी नहीं आए। आज 4 अक्टूबर है। अंकल ने मुझे जगाया ही नहीं, लेकिन डैडी तब भी नहीं आए। हम लोग तय कर ही रहे थे कि हमको अब क्या करना है। तभी जंगल से सरसराहट हुई।
और सारी चिड़िया एकदम से चुप हो गई। हमने देखा वो चीज आ रही थी। वो पीछे के पैरों पर सीधा खड़ा था। उसकी हड्डियां चटक चटक कर आवाज कर रही थी। वो बहुत विशाल था। ये सब देखकर तो मैं जम गया। अंकल ने मुझे खींचकर टेंट के पीछे छिपाया। उसने बहुत तेज दहाड़ मारी। उसके पंजों और दांतों पर खून लगा था। हम चुपके से पीछे से नाले में उतरे और पानी में चलने लगे ताकि गंध ना जाए। काफ़ी दूर एक छोटा लकड़ी का पुल था। हम उसके नीचे छिप गए। हम लोग ठंड से कांप रहे थे। अचानक पुल की तख्ती चीखी। कोई धीरे धीरे ऊपर चल रहा था। हर कदम पर तख्ती करा रही थी। फिर रुक गया और सूंघने लगा। मेरे दांत बज रहे थे, लेकिन अंकल ने मुझे चुप कराया। फिर एक और कदम। हमें लगा कि वो जा रहा है, तो हमने राहत की सांस ली। लेकिन तभी उसका भयानक कुत्ते जैसा चेहरा झुका। पुल के नीचे वो झांकने लगा। वो पानी में उतरा और सूंघता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। मैं रो पड़ा। मुझे यकीन हो गया कि डैडी को इसी ने मारा है। अंकल ने पत्थर उठाया मुझे बचाने के लिए। शायद वो खुद की बल देने को तैयार थे, लेकिन अचानक उसने सिर ऊपर किया और एक पल में जैसे वो गायब हो गया हो। खैर, हम लोगों ने राहत की सांस ली और वापस हम कैंप पर आए। फिर हम लोगों ने कपड़े बदले। मैंने ये नोट लिखा ताकि अगर हम ना बचे और किसी को पता चले कि क्या हुआ है। मैंने पूरी डायरी 2 बार पढ़ी। जिस क्रिएचर का जिक्र था वो डॉग मैन ही था, और वो लोग अभी जिंदा थे। ये अपने आप में एकदम चमत्कार था। मैंने उनके निशान देखे। वो लड़का और उसका अंकल एक नाले में गए थे और वो क्रिएचर भी पीछे पीछे गया था, और पुल के नीचे उनके जूतों के निशान मिले थे। उस क्रिएचर के निशान पुल के ऊपर से गए, फिर नीचे, और फिर अचानक जंगल में गायब, जैसे कुछ डरा के भगा दिया गया हो। ये सब हैरान करने वाला था। ऐसा क्या था जिससे डॉगमैन डर गया था? फिर मैंने उसके पिता के निशान ढूंढे। एक टेंट से निकलकर पेड़ तक गए थे और रुक गए। पेड़ पर 2 फीट ऊपर खून के छींटे लगी हुई थी, और आसपास घूमने पर उस क्रिएचर के विशाल पंजों के निशान और कुछ खून की बूंदें मिली। ये सब देखकर तो मेरा खून जम गया। खैर, मैंने उस ट्रैक को फॉलो किया, और फॉलो करते करते तेज बारिश शुरू हो गई थी। उन पंजों के निशान एक पहाड़ी पर गए थे जो कि सीधे अंदर तक गुफा में गए थे। मैं भीगता हुआ ऊपर चढ़ गया और गुफा के द्वार तक पहुंच गया, लेकिन बारिश तो रुक ही नहीं रही थी। मैं अंदर घुसा। अंदर एकदम घुप अंधेरा था। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और दीवारों पर खून के हाथ के निशान देखे। जमीन पर हड्डियां बिखरी थी। ज्यादातर हड्डियां इंसानी थी। कोने में एक आदमी का शव लटक रहा था। सिर्फ धड़ था, सिर गायब था, और चेहरा पूरी तरह खाया हुआ था। मैं एक रेंजर हूँ, मैंने ये सब कुछ देखा है, लेकिन उस पल मेरी भी टांगें कांपने लगी थी। फिर अचानक पीछे से एक भयानक गुर्राहट हुई। मैं पलटा। वो वहीं खड़ा था, डॉगमैन, 10 फीट ऊंचा, कुत्ते जैसी नाक, सीधे खड़ा था। उसकी आंखें लाल, दांतों से खून टपक रहा था। मैंने बंदूक निकाली। मेरे हाथ कांप रहे थे। उसने एक कदम बढ़ाया। जैसे उसने कदम बढ़ाया, मैंने गोली चला दी। वो जोरों से चीखा और पीछे हट गया। जैसे वो पीछे हटा, मैं तेज वहाँ से भागने लगा। बाहर बारिश और तेज हो रही थी। मैं फिसल कर नीचे गिरा और फिर किसी तरह नीचे पहुँच गया। रेडियो पर मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल ही नहीं थे। मैं गाड़ी तक जैसे तैसे पहुँचा, और फिर पीछे से वही दहाड़ आई। मैंने गाड़ी तुरंत स्टार्ट की और वहाँ से भागने लगा। उस दिन के बाद मैंने कभी अकेले पेट्रोलिंग नहीं की। और हाँ, आज तक किसी को नहीं बताया कि उस गुफा में जो मैंने लाश देखी थी, उसकी रेंजर यूनिफॉर्म पर मेरा ही नाम था। मेरा नाम रोजर है। मैं मिनेसोटा से हूँ। मैं एक रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर हूँ। करीब 3 दशक तक मैंने यूएस फॉरेस्ट सर्विस के लॉ एनफोर्समेंट एंड इन्वेस्टिगेशन डिवीज़न में काम किया है। रिटायरमेंट के बाद मेरे पास ढेर सारा खाली वक्त है। ये थोड़ा अजीब है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसे बताने के लिए, क्योंकि ये वो बात नहीं है जो ज़्यादातर लोग सुनना चाहते हैं। मेरे पूरे जीवन में किसी ने भी आमने सामने मुझसे नहीं पूछा कि तुम्हारे साथ अब तक की सबसे डरावनी घटना क्या हुई है।
लोग जानना नहीं चाहते। कम से कम जिन लोगों के साथ मैं रहा वे नहीं चाहते। लेकिन फिर भी ये वो यादें हैं जिन्हें हम किसी ना किसी के साथ बांटना चाहते हैं। मेरी ज़्यादातर सर्विस वोयाजर्स नेशनल पार्क में भी थी, जो कि कनाडा बॉर्डर के पास है। पार्क को कई झीलों ने 2 हिस्सों में बांट रखा है। मछली पकड़ने और हाइकिंग के लिए मशहूर है। इन झीलों में सैकड़ों छोटे छोटे द्वीप बने हैं। लोग वहाँ पर आकर कैंपिंग करते हैं। वहाँ आपको सचमुच पूरी दुनिया से छुटकारा मिल जाता है। खैर, एक दोपहर चीफ रेंजर का फ़ोन आया। इंटरनेशनल फॉल्स पुलिस डिपार्टमेंट ने संपर्क किया था। एक औरत का पति अपने पुराने दोस्त के साथ कैंपिंग पर गया था और वह सुबह वापस नहीं लौटा। मुझे वुल्फ आइलैंड पर उनके रेगुलर कैंपिंग स्पॉट चेक करने के लिए कहा गया। मैं नाव तैयार कर रहा था कि दूसरा फ़ोन फिर से आया। अपडेट बहुत ही ख़राब थी। इस बार एक लापता व्यक्ति का बेटा फ़ोन पर था। उसने वार्निंग दी थी कि उसके डैड के पास वेपन्स हैं और ट्रिप पर जाने से पहले वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे थे। मैं लॉ एनफोर्समेंट साइज का रेंजर था। मेरे पास आम पुलिस के जितने अधिकार थे। फिर भी दिल तेज धड़क रहा था, क्योंकि 90% कॉल्स शांति से निपट जाते हैं, लेकिन बाकी के 10% वे रातों की नींद उड़ा देते हैं। 20 से 25 मिनट नाव चलाने के बाद वुल्फ आइलैंड दिखा। दूरबीन से देखा तो पूर्वी हिस्से से धुएं की हल्की लकीर उठ रही थी। मेरे पास बुल हॉर्न नहीं था। मैंने नाव को किनारे रोककर जोर से 3-4 बार आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर मैं उतरा और लहरों में पैर भिगोते हुए किनारे पर चढ़ा। मैं लगातार चिल्लाता रहा, लेकिन मुझे कैंप फायर की गंध आ रही थी। मैं आगे बढ़ा। अचानक कोने से नज़र पड़ी। एक कौवा उड़ता हुआ नीचे आया और अपने दूसरे कौवों के साथ बैठ गया। फिर मैंने देखा कि वो किस चीज़ पर बैठ रहे थे। एक कैंपिंग चेयर पर एक आदमी बैठा था, ना पूरी तरह सीधा ना पूरी तरह लेटा। उसके सिर के पिछले हिस्से में बहुत बड़ा छेद था। एक कौवा अपनी चोंच उस छेद में डाल रहा था। बाकी जमीन पर बिखरे हुए दिमाग के टुकड़ों से लड़ रहे थे। दूसरे कैंपर को ढूंढने में देर नहीं लगी। वो कैंप फायर के पास लेटा था। किसी ने उसके दोनों पैर काट दिए थे। मरने के बाद टुकड़े टुकड़े करके आग पर रख दिया गया था। जो गंध मुझे किनारे से आ रही थी वो उस आदमी के पैर का मांस था जो मरते मरते जल रहा था। उसने अपने दोस्त को मार डाला। उसे निपटाने की कोशिश की, लेकिन बीच में हिम्मत हार गया और खुद को भी गोली मार ली। हम कभी नहीं जान पाए कि ऐसा क्यों किया। शायद कोई धोखा या कोई पुरानी दुश्मनी भी नहीं थी, लेकिन बस एक रहस्य था। और कई बार रहस्य ही सबसे डरावनी चीज होते हैं। मेरा नाम जेम्स है और मैं 28 साल का हूँ। मैं टेक्सास में रहता हूँ। 2019 में हमारे इलाके के जंगलों में बहुत चर्चा थी कि कोई अजीब क्रिएचर घूम रहा है। लोग बिगफुट, स्किन वॉकर, वेंडिगो, हर तरह की बातें कर रहे थे। मैं इन सब में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था, पर उस साल जो मेरे साथ हुआ उससे मेरा पूरा नज़रिया बदल गया। ये बिगफुट या स्किन वॉकर की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा भयानक थी। मैं और मेरा दोस्त क्रिस अक्सर हिरण का शिकार करने जाया करते थे। एक नवंबर की रात हम फिर उसी पुराने जंगल में गए थे जो हमारे गांव से करीब 20 मिनट की ड्राइव पर था। वो जगह बहुत घनी थी, कोई रास्ता नहीं, ना ही वहाँ पर कोई फ़ोन का नेटवर्क आता था। हम वहाँ पर शाम को 7 बजे के आसपास पहुँच गए थे। अपना सामान उतारा और अंधेरा होने से पहले एक अच्छी जगह ढूंढ ली। हमने अपना ट्री स्टैंड पेड़ पर लगा दिया और इंतज़ार करने लगे। रात के करीब 9 बज चुके थे। ठंड बहुत थी, सांस से भाप निकल रही थी। अचानक जंगल में वो सन्नाटा आ गया, वो खामोशी जो अच्छी नहीं लगती थी। कोई चिड़िया नहीं, कोई कीड़े की आवाज़ नहीं, सिर्फ हवा की सरसराहट थी। फिर दूर से एक आवाज़ आई। पहले तो लगा कि कोई औरत रो रही है, फिर वो आवाज़ और भी करीब आने लगी। अब ये रोने जैसी आवाज़ नहीं लग रही थी, बल्कि चीखने जैसी आवाज़ थी, पर इंसान की चीख नहीं लग रही थी। जैसे कोई बहुत भूखा हो और दर्द में करा रहा हो। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि हमारे कान बजने लगे। क्रिस ने मेरी बाँह पकड़ ली और मेरे कान में फुसफुसाया, भाई ये क्या है? हमने टॉर्च उठाई और इधर उधर देखा, लेकिन हमें कुछ नहीं दिखा। फिर वो आवाज़ एकदम से बंद हो गई। हमने सोचा शायद कोई जानवर रहा होगा। हम फिर से शांत होकर बैठ गए,
लगभग आधा घंटा बाद फिर वही हुआ। वो आवाज़ अब एकदम करीब थी। अब हमें लगा कि ये आवाज़ हमारे ठीक पीछे पेड़ों के बीचों से आ रही है। क्रिस ने अपनी राइफल उठाई और मैंने भी। हम दोनों की सांसें रुक गई थी। तभी हमारे सामने झाड़ियों में कुछ हरकत हुई। कुछ निकला वहाँ से। पहले तो लगा कि ये बहुत बड़ा हिरन है। फिर हमने देखा कि वो सीधा दो पैरों पर खड़ा था। करीब 8 से 9 फीट का होगा। पूरा शरीर सफ़ेद पीला था, बिल्कुल बिना फर का, जिसे चमड़ा खींच लिया गया हो। सिर हिरण जैसा था पर खोपड़ी पर सींग नहीं थी। सिर्फ 2 काले गड्ढे जैसे कि खाली आंखों के स्थान, और एक बहुत लंबा चौड़ा मुंह जो कानों तक फटा हुआ लग रहा था। उसने सिर हमारी तरफ घुमाया और फिर उसने मुंह खोला। उसके मुंह से जो आवाज़ निकली वो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। ये किसी जानवर की नहीं थी, ये किसी ऐसी चीज़ की थी जो भूख से पागल हो चुकी थी। क्रिस ने गोली चला दी। गोली उसके सीधे सीने में लगी। हमने देखा जहाँ गोली लगी वहाँ से काला सा धुआं निकला, लेकिन वो गिरा नहीं। वो बस एक पल को रुका, फिर हमारी तरफ झपटा। हम ट्री स्टैंड से कूद पड़े और तेज़ी से भागने लगे। उसके कदमों की आवाज़ हमारे पीछे थी, भारी और तेज़, और हर कदम के साथ ज़मीन हिलती लग रही थी। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम बस तेज़ी से भागते जा रहे थे, दौड़ते जा रहे थे। तभी मेरे जूते का फीता खुल गया और मैं तेज़ी से गिरा, लेकिन क्रिस ने मुझे खींच लिया। हम किसी तरह अपने पिकअप ट्रक तक पहुँचे और जल्दी से दरवाजे बंद कर दिए। हमने पिकअप ट्रक को तुरंत स्टार्ट किया और वहाँ से भाग निकले। लेकिन जब हम बाहर निकल रहे थे तो हेडलाइट्स में उसने हमें एक बार फिर से दिखा। वो सड़क के ठीक बीचों बीच में खड़ा था। अब वो और लंबा लग रहा था। उसने अपना मुंह फिर से खोला और एक ऐसी चीख मारी कि ट्रक का शीशा हिल गया। हमने पिकअप ट्रक को तेज़ी से भगाया और वहाँ से भाग निकले। उस रात हमने किसी को कुछ नहीं बताया, ना पुलिस ना ही घर वालों को। हम जानते थे कि कोई हमारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। उसके बाद 2 हफ्ते तक मैंने जंगल की तरफ देखना भी बंद कर दिया था। पर एक रात फिर से मुझे वही आवाज़ सुनाई दी। इस बार मेरे घर के पीछे वाले जंगल से आवाज़ आ रही थी। मैंने खिड़की से झांका तो वहाँ खड़ा था, मेरे घर से सिर्फ 50 फीट दूर। उस रात के बाद मैंने अपना घर भी बेच दिया और शहर में मैं शिफ्ट हो गया। अब भी कभी कभी रात को वो चीख सुनाई देती है, भले ही मैं हज़ारों मील दूर हूँ। मुझे नहीं पता वो मेरे पीछे आता है या सिर्फ मेरे दिमाग में, लेकिन बस इतना जानता हूँ कि वो भूखा है और वो कभी तृप्त नहीं होता। ये मेरा पहला वेंडिगो इनकाउंटर था और गॉड से मैं प्रे करता हूँ कि आखिरी भी रहे। सन 1999 में मैं योसेमिटी नेशनल पार्क में पार्क रेंजर के तौर पर काम करता था। यह वो नौकरी कभी नहीं थी जिसकी मैंने कभी कल्पना की थी। सच कहूँ तो जब तक मेरा घुटना खराब नहीं हुआ और मुझे अमेरिकन फुटबॉल खेलना बंद नहीं करना पड़ा, तब तक मेरा एकमात्र सपना NFL में खेलना था। मैं उससे पूरी तरह ग्रस्त था। सुबह फुटबॉल, दोपहर फुटबॉल, रात को भी फुटबॉल के सपने, लेकिन ज़्यादातर यूथ के सपनों की तरह भी वो भी हवा हवाई निकला। मुझे नौकरी चाहिए थी, पैसा चाहिए था, और वो भी बहुत जल्दी। तभी मेरे एक अंकल ने बताया कि योसेमिटी में पार्क रेंजर की वैकेंसी है। ये सुनकर मैं तुरंत राज़ी हो गया। मैंने उनको एग्री किया। उन्होंने कहा था कि काम बहुत आसान है, ज़्यादातर बाहर रहना पड़ता है, और जब तक राज्य की फंडिंग है, जब तक धरती पर पेड़ उग रहे हैं, तब तक नौकरी पक्की है। तो बस 23 साल की उम्र में मैं पार्क रेंजर की वर्दी में घाटियों और पहाड़ियों पर ट्रैकिंग करता हुआ मैंने लगभग 2 साल की नौकरी कर ली थी। मार्च 1999 तक तो मुझे सच में यह काम बहुत पसंद आने लगा था। बाहर रहने का मतलब था हर रोज़ नेचर के बीच में रहना। लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 18 मार्च 1999 को जो कुछ देखने वाला हूँ वो मेरे दिमाग से कभी बाहर नहीं निकलेगा। वो घटना एक सीरीज की शुरुआत थी जिसके साथ साथ मैं धीरे धीरे जुनूनी हो गया और जिसने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। सब कुछ एक फ़ोन कॉल से शुरू हुआ। कॉल पर जंगल में आग की सूचना थी। मेरे बॉस ने बताया कि एक हाइकर ने सोनोरा काउंटी के लॉन्ग बर्न इलाके में पेड़ों के बीच से धुआं उठते देखा है। आपको शायद बताने की ज़रूरत नहीं है कि योसेमिटी जैसे इलाके में जंगल की आग कितनी भयानक हो सकती है। हम रेंजर्स इसे बहुत ही सीरियसली लेते हैं। लॉन्गबर्ग टेक्निकली रूप से हमारे एरिया में नहीं था, वो स्टेनिसलास नेशनल पार्क के ज़्यादा करीब है, लेकिन उस इलाके में कोई नहीं था जो जांच कर सके। इसलिए बॉस ने मुझे भेज दिया और कहा कि अगर आग ज़्यादा गंभीर लगे तो फायर डिपार्टमेंट को बुला लेना।
ऐसी कॉल्स आम थी। ज़्यादातर बार ये बस किसी परिवार की बारबेक्यू आग बेकाबू हो जाती है या बच्चों का कैंप फायर ज़्यादा बड़ा हो जाता है। खैर, मैंने उनको हाँ कर दी। वहाँ तक आने जाने में बस 2 घंटे लगने थे। लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद मैं लॉन्ग बर्न पहुंचा। मैंने देखा कि दूर पेड़ों के ऊपर काला धुआं उठता दिख रहा था। ये नॉर्मल नहीं था, क्योंकि काला धुआं मतलब लकड़ी नहीं, कुछ प्लास्टिक की चीज जल रही थी। शायद कपड़ा जल रहा था। पहले तो मुझे राहत मिली कि ये जंगल की आग नहीं थी, लेकिन किसी ने कुछ ऐसा तो जलाया था जो इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। मैंने अपनी गाड़ी जहाँ तक हो सकी वहाँ पार्क की और धुएं की गंध को सूंघते हुए पेड़ों के बीच पैदल चलना शुरू कर दिया। गंध जितनी तेज हो गई थी उतना ही साफ होता गया कि कुछ तो जल रहा है। फिर मैंने देखा पेड़ों के बीच एक जली हुई छोड़ी हुई कार, जिससे अभी भी धुआं निकल रहा था। लगता था आग रात में लगाई गई है और सुबह तक ज़्यादातर बुझ चुकी है। पहला ख्याल आया, शायद जॉय राइडर्स या फिर कार चोरों ने किसी की गाड़ी चुराई है, यहाँ वहाँ घुमाई और फिर सबूत मिटाने के लिए आग लगा दी। लेकिन तभी एक दूसरी गंध आई। वो गंध जलते हुए मांस की थी। मैं खुद बारबेक्यू का शौकीन हूँ। मुझे पता है जब महंगा स्टेक ज़्यादा देर तक ग्रिल पर रह जाए तो कैसी बदबू आती है, लेकिन कार से यह गंध, यह बिल्कुल ठीक नहीं था। मैं बहुत बेचैन हो गया। मैंने गाड़ी के चारों तरफ चक्कर लगाया, कहीं जानवर का शव तो नहीं है या फिर किसी इंसान की लाश, लेकिन कुछ नहीं दिखा। गाड़ी के नीचे भी देखा तो सब कुछ खाली था। मैंने तुरंत फ़ोन निकाला और सोनोरा काउंटी शेरिफ को कॉल की। उन्होंने कहा कि 1-2 घंटे में उनके आदमी आ जाएंगे और तब तक मैं वहीं रुकूं ताकि उन्हें जगह दिखा सकूं। अब चूंकि 1-2 घंटे मुझे इंतज़ार करना था, मैंने अपने ट्रक के डिब्बे से एक छोटा फायर एक्सटिंग्विशर निकाला और बची खुची छोटी छोटी आग बुझा दी। आग बुझाने के बाद भी ट्रंक से धुआं निकल रहा था और जलते हुए मांस की गंध और तेज हो गई। तभी समझ आया कि ट्रंक में कुछ तो है। मैं जानता था कि जैसे ही वो लोग आएंगे ट्रंक खुलेगा। मैं वहाँ नहीं देखना चाहता था जो कुछ भी अंदर था। आखिरकार वे आ गए। मैंने उन्हें बताया कि मुझे क्या शक है। एक डिप्टी क्राउवर ने ट्रंक खोला। आग की वजह से ताले पहले ही पिघल चुके थे। जो अंदर था उसे देखकर मैंने वहीं जंगल में अपनी सुबह की ब्रेकफास्ट उलट दी। मुझे बहुत तेज उल्टियाँ हुई। काले जले हुए मांस का ढेर था, मुड़ी तुड़ी हुई अकड़ी हुई टांगे और हाथ। सालों तक हिंसा देख चुके डिप्टी भी परेशान हो गए। एक पेड़ से टेक लगाकर मुंह पर रुमाल रख लिया। दूसरा कॉर्नर को फ़ोन करने चला गया कि यहाँ पर लाशें मिली हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैं योसेमिटी वापस जा सकता हूँ। मैं जितनी जल्दी हो सका वहाँ से निकल लिया। बाद में पता चला कि ट्रंक में जली हुई दोनों लाशें कैरोल सुंड और सिल्विना पेलोसो की थी। फरवरी में कैरोल, उनकी बेटी जूली सुंड और सिल्विना योसेमिटी के पास सीडर लॉज में आखिरी बार जिंदा देखे गए थे। मेरे एक सहकर्मी ने उन्हें आखिरी बार देखा था। यह मामला राष्ट्रीय अखबार बन गया था। पीपल मैगजीन के कवर पर भी आया था। लापता होने के 3 दिन बाद कैरोल का बटुआ मोदेस्टो शहर की सड़क पर मिला था। जूली सुंड की लाश डॉन पेत्रो जलाशय के पास एक ओवरलुक पर भरी झाड़ियों में मिली थी। उसका गला कान से कटा हुआ था। शुरुआत में पुलिस और FBI ने कुछ मेथ एडिक्ट्स पर शक किया था, जिनका औरतों को अकेले में परेशान करने का रिकॉर्ड था, लेकिन सारे लीड ठंडे पड़ गए जब एक नया सबूत मिला। कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि हमारे लिए तो और भयानक हो गई। योसेमिटी इंस्टीट्यूट में एक लड़की काम करती थी, जोई रूथ आर्मस्ट्रॉन्ग। सब उसे जोई कहते थे। बहुत हंसमुख और बुलबुले जैसी लड़की थी। मैं उससे बस 1-2 बार मिला था, लेकिन साफ पता चलता था कि वो अपने काम और नेचर से बहुत प्यार करती थी। जुलाई 1999 में जोई ने सॉसलिटो में दोस्तों से मिलने का प्लान बनाया। उसके साथ रहने वाले सहकर्मियों ने उन्हें अलविदा कहा और उसे पेड़ों के बीच से जाते देखा, लेकिन जब लौटने का वक्त आया तो वापस नहीं आई। उसने इमरजेंसी नंबर छोड़े थे। जब फ़ोन किया गया तो दोस्तों ने बताया कि उनके यहाँ अभी नहीं पहुँची है। रेंजर्स ने उनके केबिन के आसपास सर्च शुरू की। उसकी सफ़ेद पिकअप ट्रक अभी भी ड्राइव में खड़ी थी। सामान पैक था। पास ही टूटे हुए पौधे, दबे हुए घास, फर्न और पैरों के निशान मिले, जैसे कोई भागा हो या खदेड़ा गया हो। फिर एक चाबी का गुच्छा चमकता हुआ मिला। उसी के पास एक लाश थी, सफ़ेद टी-शर्ट और नीली जीन्स, वही जो जोई ने पहने थे, लेकिन उसका सर नहीं था। हत्यारे ने सिर काट दिया था। हम सब के लिए दूसरा झटका था।
जिस दहशत को हम भूलना चाहते थे वो वापस आ गई थी। योसेमिटी के अंदर हत्या बहुत अजीब थी। पिछली हत्या 1987 में हुई थी, जब एक आदमी ने बीमा के पैसों के लिए अपनी पत्नी को चट्टान से धक्का दे दिया था। नेशनल पार्क में मर्डर होने की संभावना 2 करोड़ में 1 होती है। जोई की हत्या के तुरंत बाद पुलिस को किस्मत ने साथ दिया। एक सहकर्मी ने बताया कि जोई के केबिन के पास एक नीले सफ़ेद 1979 इंटरनेशनल स्काउट खड़ी थी। पुलिस ने एड्रेस निकाला। कुछ दिन बाद 2 रेंजर्स ने वही गाड़ी हाईवे के किनारे खड़ी देखी। पास के नदी किनारे एक आदमी पूरी तरह नंगा धूप सेक रहा था। पूछने पर उसने बताया कि वह सीडर लॉज का मेंटेनेंस वाला है और उसका नाम कैरी स्टेनर है। वह शर्मिंदा हुआ और वहां से चला गया, लेकिन रेंजर्स ने उसकी गाड़ी के टायर के निशान जोई के लाश वाले स्थान से मिलाए, जो कि परफेक्ट मैच हुए। कुछ दिन बाद कैरी को सैक्रामेंटो के एक न्यूडिस्ट रिजॉर्ट से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने तुरंत कबूल कर लिया। जोई की हत्या, कैरोल सुंड, सिल्विना और जूली की हत्या सब उसने किया। FBI ने जब पूछताछ की तो उसने बताया कि बचपन से ही औरतों को नुकसान पहुंचाने के उसे ख्याल आते थे। सिर में आवाज़ें आती थी जो उसे मारने के लिए कहती थी। 5 महीने तक यह हत्यारा हमारे बीच ही घूमता रहा। सीडर लॉज में मेंटेनेंस का काम करता रहा और सबको लगता था कि वह बस थोड़ा अजीब है। स्टेनर परिवार का नाम पहले भी खबरों में था। जब कैरी 11 साल का था, उसके छोटे भाई स्टीवन 7 साल को एक अपराधी केनेथ पॉर्नेल ने अगवा कर लिया था। 7 साल तक गुलाम बनाकर रखा, लेकिन स्टीवन भाग निकला। किताबें, टीवी सीरीज, शायद यही सब देखकर कैरी के दिमाग में कुछ टूट गया। ट्रायल में उसने खुद को पागल बताया। उसके वकीलों ने बताया कि उसकी फैमिली में मिसबिहेव और मानसिक बीमारी का इतिहास था। उसे बिगफुट दिखता था। उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर था। कबूलनामा करने के बदले उसने अश्लील तस्वीरें मांगी थी। फिर भी जूरी ने उसे पूरी तरह होश में पाया और 4 हत्याओं के लिए उसे दोषी ठहराया गया। 2002 में उसे मौत की सजा सुनाई गई। आज भी सितंबर 2019 तक वो कैलिफोर्निया की डेथ रो में है, लेकिन स्टेट के कानूनी पेंच की वजह से शायद कभी फांसी न हो। मैं जानता हूँ ये बहुत लंबी कहानी थी, लेकिन समझ सकते हैं कि ये मेरे लिए जुनूनी बन चुकी है। उन जली हुई लाशों को देखने के बाद से ये मेरे दिमाग से निकलती ही नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि इस पूरे अनुभव पर एक किताब लिखूँ, जहाँ मैंने काम किया, जहाँ ये सब हुआ, उसकी कहानी। अगर ये मेरे सिर से बाहर नहीं निकल सकता तो कम से कम इसे थेरेपी की तरह इस्तेमाल करूँ, और शायद कुछ लोग इसे पढ़कर भी पसंद करें। हाँ, मुझे लगता है कि दूसरे के दुख से पैसे कमाना थोड़ा वैम्पायर जैसा लगता है, लेकिन फिर भी कमेंट में आप बताइए कि क्या सोचते हैं। ये बात मेरे कॉलेज के जूनियर ईयर की स्प्रिंग ब्रेक की है। मैं और मेरे 3 सबसे करीबी दोस्त केविन, एली और सैम कोलोराडो में कार कैंपिंग करने गए थे। फ्रेशमैन ईयर से हम लोग ऐसी ट्रिप करते आ रहे थे, लेकिन उस सेमेस्टर हम सब पैसे से तंग थे। मैंने एक कैंपिंग ऐप पर एक फ्री स्पॉट ढूंढा था, ब्यूना विस्टा के बाहर, एक फॉरेस्ट सर्विस रोड जो कभी ख़त्म ही नहीं होती थी। हम चारों को कैंपिंग का एक अच्छा तजुर्बा था। हम दोपहर ढलते पहुँचे और एक पुराने सूखे नाले के पास एक खुली जगह मिली। आसपास कोई और कैंपर नहीं था, यहाँ तक कि ताज़े टायर के निशान भी नहीं। बिल्कुल परफेक्ट। हमने टेंट एक ढीले घेरे में लगाए, करीब 15 फीट के फासले पर। कुछ खास सोच समझ कर नहीं, बस जहाँ ज़मीन हमें बराबर दिखी वहीं हमने टेंट लगा दिया। उस रात हमने कुछ बियर पी थी, ताश खेले और 11 बजे के करीब हम सोने चले गए। मुझे आमतौर पर कैंपिंग में नींद बहुत हल्की आती है, ठंड लगती है, टॉयलेट आता है, कुछ न कुछ, लेकिन उस रात मैं पूरी तरह बेहोश सा सोया, जैसे किसी ने नींद की गोली दे दी हो। सुबह जब आंखें खुली तो कुछ गड़बड़ लग रहा था। मैंने टेंट खोला तो एकदम से मैं चौंक गया। हमारे सारे 4 टेंट हिला कर रख दिए गए थे, जानवर ने नहीं बल्कि पूरी तरह उठाकर। अब वो एकदम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हुए खड़े थे और बीच में पत्थरों का ढेर था जो कल रात बिल्कुल नहीं था। सबसे हैरान करने वाली बात, टेंट के खूंटे अभी भी जमीन में पूरी तरह जड़े हुए थे। अंदर का सामान 1 इंच भी नहीं हिला था। मेरा स्लीपिंग बैग, फ़ोन, चार्जर, सब कुछ वैसा का वैसा था, कुछ भी गायब नहीं था। मैंने तुरंत दोस्तों को जगाया। केविन सबसे पहले बाहर आया, वो भी ये सब देखकर कंफ्यूज हो गया। एली और सैब बाहर आए। हम चारों एक दूसरे को देखते रहे, किसी को कुछ याद नहीं था।
फिर एली ने कहा कि उसे एक अजीब सपना आया कि वो रेगिस्तान में शेर के साथ चल रही थी और कोई उसकी हर स्टेप गिन रहा था। केविन ने कहा कि उसे भी एक सपना आया कि वो आर्मी में है और सैनिक के साथ मार्च कर रहा है। मुझे और सेव को कुछ याद नहीं था, लेकिन दोनों के सपने मिलते जुलते थे। ऐसा लग रहा था मानो हम चारों एक दूसरे के दिमाग पढ़ रहे हों, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं। जैसे हम चारों के बीच कोई पांचवा भी हो जो हम सबको देख भी रहा हो और हम सब में भी हो। हमने जगह चेक की। पहले केविन ने कहा कि शायद हम बियर पीकर भूल गए, लेकिन 5 सेकंड में वो थ्योरी भी टूट गई। हर टेंट के पुराने जगह से नई जगह तक ड्रैग मार्क्स थे, लेकिन आखिरी 10 फीट पहले रुक जाते थे, जैसे कोई टेंट को आधा खींच कर लाया और फिर उठाकर रख दिया हो। उसी पल हम चारों ने एक साथ दूर से एक भारी गड़गड़ाहट सुनी, जैसे पुराना पत्थर का दरवाजा खोला जा रहा हो। हम बिना एक शब्द बोले सब कुछ पैक करने लगे। हम सबको डर भी लग रहा था। हम लोगों ने 5 मिनट के अंदर पूरा कैंप उखाड़ लिया और वहां से भाग निकले। वो 5 साल पहले की बात है। आजकल हम चारों का ज्यादा कांटेक्ट नहीं रहा। हमने उस रात के बारे में कभी दोबारा बात नहीं की। मेरा नाम साइमन है। ये पिछले समर की बात है। मैं 23 साल का था। मेरी गर्लफ्रेंड कैंडिस और मैं महीनों से कैंपिंग प्लान कर रहे थे, सिर्फ हम दोनों। ना ही कोई नेटवर्क, ना ही कोई डिस्ट्रैक्शन। हम 1.5 साल से साथ में थे। रिश्ता थोड़ा बोरिंग हो गया था। सोचा जंगल में वीकेंड अच्छा रहेगा। हमने नॉर्थ कैरोलिना के यूरी नेशनल फॉरेस्ट में एक जगह चुनी। रिव्यूज में लिखा था 6 से 7 साइट्स हैं, सब एक दूसरे से दूर। हम शुक्रवार दोपहर 3 बजे निकले, सामान लिया, सूरज डूबने से ठीक पहले पहुंच गए। जगह बहुत अच्छी थी। ज़्यादातर साइट्स खाली थी, सिर्फ एक नीली सेडान खड़ी थी वहां पर। हमने सबसे आखिरी साइट चुनी, बिल्कुल रोड के लास्ट में। वहां पर हमने टेंट लगाया, आग जलाई और बियर पी। सब कुछ परफेक्ट था। रात 10 बजे के करीब कैंडिस ब्रश करने गई। मैं आग के पास बैठा ही था, तभी किसी ने पीछे से आवाज़ दी। मैं चौंक गया। वो उसी नीली सेडान वाला लड़का था। नाम एडन, 30 के करीब उम्र, आंखों में अजीब से घूरने की आदत। वो सीधे कैंडिस से बात करने लगा। मैंने बीच में ही टोक कर कहा कि हम लोग सोना चाहते हैं, तब जाकर हो गया। अजीब बात तो ये थी कि वो बिना टॉर्च के अंधेरे में चला गया। रात में मैं अचानक उठा तो दूर से 2 लोगों की बातचीत सुनाई दी। मैंने टेंट खोला तो आवाज़ तुरंत बंद हो गई। मैंने फ़ोन की लाइट जलाई, लेकिन कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद कोई कैंपर होगा। अगले दिन शाम को ट्रक पर एक नैपकिन मिला। उसमें लिखा था अपना टेंट हटाओ। हम दोनों घबरा गए। तभी एडन फिर आ धमका। मैंने गुस्से में पूछा कि ये सब क्या है। उसने कहा वो तो बस चेक करने आया था। फिर बोला कि इस इलाके में अजीब चीज़ें होती रहती हैं, खाली पड़े कैंप और लोगों का सामान बिना लोगों के पड़ा रहता है। उसने कहा कि रात में उसके कार के आसपास भी कोई घूम रहा था, इसलिए वो भी जा रहा है और हमें भी जाने को कहा। हम पैक करने लगे। सूरज डूबने वाला था। जाते वक्त देखा कि उसकी कार का टायर किसी ने जानबूझकर फाड़ दिया था। उसने लिफ्ट मांगी। कैंडिस ने मना कर दिया। अब हम लोग निकल पड़े थे। रोड पर करीब 100 गज आगे मैंने दाहिनी तरफ 3 परछाइयाँ देखी। 3 लोग जंगल में खड़े थे, बिना हिले, जैसे दिखाना चाहते हो। मैं ब्रेक मारने ही वाला था कि मेरी गर्लफ्रेंड कैंडिस चीखी, ड्राइव करो। मैंने कार दौड़ा दी। सिग्नल आते ही मैंने 911 पर कॉल किया। हमने कभी पता नहीं लगाया कि एडन का क्या हुआ। मुझे आज भी लगता है कि कुछ बहुत गलत हुआ था उसके साथ और मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे आज भी अफसोस होता है कि काश मैंने उसको लिफ्ट दे दी होती। मैं 28 साल का हूँ। मैं रिमोट IT कंसल्टेंट हूँ। 3 महीने पहले तलाक हुआ था और बहुत बुरा वक्त चल रहा था। मैंने सोचा जंगल में अकेले कुछ हफ्ते बिताऊंगा तो शायद ठीक हो जाऊं। मैं लाइफ लॉन्ग स्काउटर रहा हूँ। जंगल मेरे लिए नया नहीं। मैंने हेलिना लुइस एंड क्लार्क नेशनल फॉरेस्ट के एक अनऑफिशियल स्पॉट का पता लगाया। किसी को ठीक लोकेशन नहीं बताई, सिर्फ भाई को जनरल एरिया बता दिया। 4 घंटे ड्राइव के बाद आखिरी रास्ता बहुत खराब था। मैंने अपने पिकअप ट्रक को वहीं रोका। बाहर निकला तो एक साफ जगह दिखी, लेकिन वहां पहले से पुराना जैतूनी हरा टेंट खड़ा था। 80 के दशक का लग रहा था। उस पर मोल्ड जमा हुआ था। मैंने हेलो बोला तो कोई जवाब नहीं आया। जिप खोली तो अंदर से तेज बदबू आई, जैसे कि कुछ मर गया हो। अंदर खाली स्लीपिंग बैग, कुछ सूप के डिब्बे और एक छोटी नोटबुक थी। खैर, मैंने नोटबुक रख ली
और अपना टेंट दूसरी तरफ लगा लिया। रात में अचानक मैं उठा तो बाहर फुसफुसाहट सुनाई दी। 2 से 3 लोग वो मेरे टेंट के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। फिर जिप खींचने लगे। जब मैंने नहीं खोली तो वो खरोचने लगे और मैंने जब वार्निंग दी कि मेरे पास बंदूक है तभी वो सब भाग निकले। सुबह उठा तो मेरा टेंट गायब था, जैसे कभी था ही नहीं। मेरे टेंट के चारों तरफ नंगे पैरों के ढेर सारे निशान अलग अलग साइज के थे और एक पेड़ पर ताज़ा टैली मार्क्स थे। और सबसे घिनौना, पास के पेड़ पर एक मरी हुई गिलहरी मछली की डोर से लटक रही थी। मैंने 10 मिनट में सब कुछ समेटा और मैं वहां से तुरंत भाग निकला। आज भी वो गिलहरी की तस्वीर मेरे दिमाग से नहीं निकलती। मुझे लगता है कि वो लोग मुझे वार्निंग दे रहे थे। अगर मैं वहाँ एक रात और रुकता और मेरे पास बंदूक ना होती तो शायद आज मैं यहाँ बता भी नहीं पाता।